Most repeated MCQs of public finance. Public finance deals with private income and expenditure, government revenue and expenditure, business profits, household saving. The correct answer is option B, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. बिकॉज पब्लिक फाइनेंस जो है वो रोल ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी करती है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है. सो गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है. पब्लिक फाइनेंस इनको डील करती है. The main objective of public finance is to maximize profit, maximize social welfare, increase private wealth, reduce population. बेसिकली पब्लिक फाइनेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना होता है, ना कि प्रॉफिट को. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. विच टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी. डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर लगता है तो उसको डायरेक्टली पे करना पड़ता है, वो अपना टैक्स किसी और की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाता. तो इनकम टैक्स जो है वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. विच टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड? सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी. कौन से टैक्स का जो बर्डन है शिफ्ट नहीं हो सकता वो है इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता. यानी कि जिसके ऊपर लगता है, जिस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है, उसको डायरेक्टली वो टैक्स पे करना पड़ता है. जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें ये होता है कि सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर जो था वो चिप्स प्रोड्यूस कर रहा था, चिप्स बना रहा था चिप्स, तो उसके ऊपर टैक्स लगा, तो उसने जो चिप्स के ऊपर टैक्स लगा दिया. उसने चिप्स की प्राइस 10 थी तो उसने +5 करके 5 टैक्स लगा दिया और 15 प्राइस रख दी उसकी, तो वो आप कस्टमर पे करेगा. प्रोड्यूसर डायरेक्टली पे नहीं करता, उसने आगे वो कस्टमर की तरफ शिफ्ट कर दिया. सो ये इनडायरेक्ट टैक्स है. लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है वो शिफ्ट नहीं होता, सो इस वजह से इसका बर्डन उसी के ऊपर पड़ता है जिसके टैक्स लगा हुआ होता है. सो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है. Canons of taxation were given by Keynes, Adam Smith, Marshall, Pigo. Canons of taxation जो है वो एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किए थे और कैनन ऑफ टैक्सेशन 4 है इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी. इक्वालिटी का मतलब है कि टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम. टैक्स पेमेंट जो है वो इनकम के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. टैक्स लाइबिलिटीज शुड बी क्लियर एंड सर्टेन. टैक्स की जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं टैक्स की, कि कितने % टैक्स है, कितना अदा करना है, कैसे करना है, सब चीजें सर्टेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कन्वीनियंस होना चाहिए. टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर. टैक्स इस तरह से कलेक्ट करना चाहिए कि जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए भी कन्वीनियंस हो, मतलब उसको आसानी हो टैक्स पे करने में. ये नहीं कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो कि वो परेशान हो जाए या उसको समझ ही ना आए. इकोनॉमिकल टैक्स होना चाहिए, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा एक्सपेंस ना लग जाए, यानी कि इतने सारे आप लोग हायर कर लो, उनको सैलरीज दो, या फिर इतना लंबा चौड़ा खर्चा हो जाए टैक्स, ये ना हो कि टैक्स कलेक्ट करने के ऊपर इतना ज्यादा खर्चा हो जाए कि वो फिर उसका फायदा नहीं रहेगा ना. टैक्स का कलेक्शन में इतना ज्यादा खर्चा हो गया तो, और इतना भी ना हो जाए कि बिजनेस जो है वो डिस्करेज हो जाए. सो ये चारों चीजें एक अच्छे टैक्स सिस्टम के अंदर होनी चाहिए. अ प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स सेम टैक्स रेट फॉर ऑल, हायर इनकम हायर टैक्स रेट, लोअर इनकम हायर टैक्स, टैक्स ऑन गुड्स ओनली. प्रोग्रेसिव टैक्स की डेफिनेशन ही ये होती है कि जितनी ज्यादा हाई इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स हाई होगा. यानी जितनी आपकी इनकम ज्यादा है उतना ही आपके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा. कम इनकम वाले के ऊपर कम टैक्स है, ज्यादा इनकम वाले के ऊपर ज्यादा टैक्स है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हायर इनकम हायर टैक्स रेट. Public expenditures refers to private sector spending, government spending, household spending, foreign spending. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग आम लोगों के ऊपर करती है. जैसे रोड्स बनाती है लोगों के लिए, या कोई हॉस्पिटल बना लेती है, या इस तरह का कोई काम करती है, कोई पुल बनाती है, कोई भी डैम बनाती है, कोई इस तरह का काम करती है. तो ये सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं और ये पब्लिक एक्सपेंडिचर में आती हैं. वैगनर्स लॉ इज रिलेटेड टू पब्लिक डेट, टैक्सेशन, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैगनर्स लॉ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज विद इकोनॉमिक ग्रोथ. सो वैगनर लॉ जो है वो ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है. विच बजट शोज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू? बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, जीरो बजट. ऑप्शन सी डेफिसिट बजट. जब भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाती है तो डेफिसिट होता है, और अगर रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होता है, और अगर दोनों इक्वल हों तो इट इज बैलेंस्ड बजट.
लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से तो क्या होगा, फिर डेफिसिट बजट होगा। फिस्कल पॉलिसी डील्स विद मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, फॉरेन एक्सचेंज। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग से रिलेट करती है। आप लोगों ने याद रखना है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट टैक्सेस, स्पेंडिंग, गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों से रिलेट करती है, जबकि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो मनी सप्लाई से रिलेट करती है, जिसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। Expansionary fiscal policy is used during inflation, depression, boom, hyperinflation. Depression. बेसिकली डिप्रेशन में प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं चीज़ों की, और आउटपुट जो है वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी सिस्टम लगाई जाती है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा कर देती है और टैक्सेस को कम कर देती है। जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा करती है तो इकोनॉमी में पैसे आते हैं, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, मनी आ जाती है इकोनॉमी में, और टैक्सेस रिड्यूस करने से इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, आउटपुट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और फिर प्राइसेस भी इंक्रीज होने शुरू हो जाती हैं। पब्लिक डेट मीन्स प्राइवेट लोन्स, गवर्नमेंट लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाउस होल्ड डेट। पब्लिक डेट मीन्स गवर्नमेंट लोन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Internal public debt is borrowed from foreign countries, IMF, domestic sources, World Bank. इंटरनल पब्लिक डेट जो है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से बोरो करती है, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज, IMF और वर्ल्ड बैंक से करती है। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरनल पूछा है, तो इंटरनल डेट कहाँ से बोरो करती है? डोमेस्टिक सोर्सेज से। Which good is non-excludable and non-rival? Private good, merit good, public good, demerit good. पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन राइवल होते हैं। ये गुड्स की जो टाइप है हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है, राइवल नॉन राइवल क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि हम किसी को उस चीज से रोक नहीं सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और एक्सक्लूडेबल को मतलब है कि हम उसको रोक सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। नॉन राइवल का मतलब होता है एक शख्स के किसी चीज को यूज करने के लिए दूसरे के लिए उस चीज की कमी नहीं होती। इनके अगर एक पर्सन कोई चीज को यूज कर रहा है तो वो दूसरे के लिए कम नहीं होगी, तो वो नॉन राइवल है, और अगर एक के यूज करने से वो दूसरे के लिए कम हो जाती है तो वो राइवल है। अब हम इसे इकोनॉमिक के टर्म्स में चीजों के साथ समझ लेते हैं। प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं और राइवल होते हैं, यानी कि जो पे करता है हम उसको ही वो देंगे, हर एक को नहीं देंगे, ठीक है। तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, जिसने पे नहीं किया हम उसको एक्सक्लूड कर लेंगे। यानी कि अगर कोई कपड़े खरीद रहा है तो जो पे करेगा जाहिर है उसी को कपड़े मिलेंगे ना। कॉस्मेटिक खरीदा है या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, और ये राइवल है, यानी कि अगर कोई एक पर्सन यूज करता है तो ये दूसरे के लिए फिर कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सूट पड़े हैं, एक पर्सन ने एक सूट खरीद लिया है, तो अब दूसरे पर्सन के लिए 9 ऑप्शन रह गए हैं। अब 9 सूट में से अब जो 9 सूट रह गए हैं उन्हीं में से अब दूसरे इंसान ने सिलेक्ट करना है। सो प्राइवेट गुड्स जो हैं वो राइवल भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी हैं। कॉमन गुड्स जैसे पब्लिक लाइब्रेरी या प्लेग्राउंड्स, ये नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, यानी कि हम यहाँ पर आने से किसी को रोक नहीं सकते। मतलब ये गवर्नमेंट ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए होते हैं, प्लेग्राउंड्स दिए हुए हैं, कोई भी बच्चा है चाहे वो पे करें या ना करें, जो फ्री ग्राउंड्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, वहाँ पे आके बच्चे खेल सकते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल है, कोई भी आके वहाँ खेल सकता है, कोई गरीब है कोई अमीर है जैसा मर्जी है। राइवल, लेकिन ये राइवल है, राइवल इसलिए है कि वहाँ पे अगर ज्यादा रश हो जाएगा, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ 3-4 झूले लगे हैं और ज्यादा लोग आ जाएं तो एक बच्चे के आने से दूसरे के लिए वो चीज कम हो जाएगी। यानी कि अगर 5 बच्चे हैं और 2 झूले लगे हुए हैं, तो जब 2 बच्चे झूले ले लेंगे तो बाकी 3 के लिए वो फिर झूले नहीं बचेंगे। इस तरह से ये राइवल हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। क्लब गुड्स की बात करें तो वो एक्सक्लूडेबल तो हैं, यानी कि टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी, जो पैसे देगा उसी को टेलीफोन भी मिलेगा, उसी को बिजली भी मिलेगी, लेकिन नॉन राइवल है, एक ही यूज करने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एक मोहल्ले में अगर सबकी लाइट आ रही है तो इससे किसी दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, कि कोई नए घर में शिफ्ट होता है तो उसकी भी लाइट आएगी, इसमें उसका कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एक्सक्लूडेबल इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेगा उसी को बिजली मिलेगी, जो नहीं पे करेगा उसको नहीं मिलेगी। फिर आ जाते हैं पब्लिक गुड्स। आपने याद रखना है कि पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल हैं। ना तो हम किसी को रोक सकते हैं और ना ही किसी के लिए इस चीज की कमी होगी। जैसे रोड्स हैं और ब्रिजेस वगैरह हैं। अब रोड हैं, ब्रिज हैं, डैम्स हैं, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। वहां पे अमीर भी गाड़ी चला सकता है, गरीब भी चला सकता है, बाईसाइकिल वाला भी रोड पे जा सकता है, पैदल वाला भी जा सकता है। हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, चाहे वो पे करते हैं या नहीं करते। सब
जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो बहुत सारी यूज कर सकते हैं, रोड्स के ऊपर सब चल सकते हैं, डैम्स के ऊपर सब जा सकते हैं, ब्रिजेस के ऊपर सब चल सकते हैं। नॉन ड्राइवल है, एक के यूज करने से दूसरे के लिए कमी नहीं आती, यानी कि ये तो नहीं है ना अब एक शख्स रोड यूज कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता, तो ये नॉन ड्राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल है। फ्री राइडर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि कोई पे करे या फिर ना करे, हर बंदा उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, पब्लिक गुड्स को हर कोई यूज़ कर सकता है, रोड्स वगैरह को। अब कोई टैक्स पे करता है या नहीं करता, लेकिन वो रोड्स जो है वो सब यूज़ कर सकते हैं, साइकिल वाला भी कर सकता है, कार वाला भी कर सकता है, इसने टैक्स पे किया वो भी कर सकता है, इसने टैक्स पे नहीं किया वो भी कर सकता है। सो इस वजह से फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक गुड्स में आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्सेस पे नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें क्यूरियस इकोनॉमिस्ट हब।